नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी सरकार के धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को हाई कोर्ट में दे दी गई चुनौती और रद्द करने की मांग। तो दोस्तों, एक और बड़ा कानून जिसको रद्द करने की मांग उठ गई है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टोल फ्री करके किसानों ने दी चेतावनी, चाहे जेल भेज दो या गोली मार दो, बर्दाश्त नहीं करेंगे काला कानून। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। योगी सरकार के धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसी कड़ी में योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई थी जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। सीएम का मानना है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद सीएम योगी का यह बयान आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 2 बालिग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग हाईकोर्ट से की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया, पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। उन्होंने यह सवाल भी किया, सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राजधर्म बड़ा है या राजहट। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जिस खबर का हवाला दिया उसके मुताबिक दिल्ली के निकट चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में बीमार होने के बाद 11 किसानों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टोल फ्री करके किसानों ने दी चेतावनी, चाहे जेल भेजो या गोली मारो, बर्दाश्त नहीं काला कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। भाकियों के आह्वान पर शनिवार को दर्जनों किसानों ने सिवाया टोल प्लाजा पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धरना देते हुए टोल को फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें जेल भेजा जाए या गोली मारी जाए, इस काले कानून के समाप्त होने तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में सभी जिलों में टोल फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके चलते भाकियू नेता संजय दौरालिया और रविंद्र दौरालिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों दिन निकलते ही सिवाया टोल प्लाजा पर जा धमके। किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना देते हुए सभी वाहनों के लिए टोल को फ्री कर दिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए टोल के कर्मचारी भी विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि किसानों के हंगामे की सूचना के चलते मौके पर कई थानों की पुलिस सहित एसडीएम अमित कुमार भारतीय और सीओ सरधना संजीव दीक्षित भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस भी किसानों के सामने मौन साधे रही। इस दौरान किसान नेता संजय दौरालिया ने कृषि कानून को काला कानून बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इस कानून को समाप्त नहीं करेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, फिर चाहे किसानों को गोली मारी जाए या जेल भेजा जाए। किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, कृषि कानूनों को हटाने के लिए और कितनी आहुति देंगे हमारे किसान भाई।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। दरअसल किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में अब तक 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। वहीं इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने किसानों की आय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश का आम कृषक पंजाब के किसान के बराबर आय चाहता है, लेकिन मोदी उन्हें बिहार के किसान की आमदनी के समक्ष रखना चाहती है। राहुल ने कहा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बदल सकता है वोटर आईडी का स्वरूप, चुनाव आयोग जारी करेगा डिजिटल आईडी। जी हां दोस्तों, भारत में जल्द लोगों को वोटर आईडी की हार्ड कॉपी रखने से आजादी मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता आईडी कार्डों को डिजिटाइज करने और हार्ड कॉपी से दूर करने की योजना बना रहा है। इस मामले से परिचित लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप में कर सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में वोटर आईडी फिलहाल सिर्फ हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है और अब पीडीएफ के रूप में इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह योजना कैसे काम करेगी कि तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्ड का डिजिटल स्वरूप मतदाता आईडी कार्ड की छपाई की लागत को दूर करने में मदद करेगा। प्रस्ताव को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार द्वारा लागू करने से पहले इसे मंजूरी देनी होगी। 2019 के आंकड़ों के अनुसार आयोग के पास लगभग 91.1 पंजीकृत मतदाता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, हमें क्षेत्र के अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य समूहों एवं जनता से विचार और सुझाव मिलते रहे हैं। उनमें से यह एक विचार है जिस पर हम काम कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या डिजिटल मतदाता पहचान पत्र का मतलब यह होगा कि कोई मतदाता उसे किसी ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन में रख सके, तो अधिकारी ने कहा कि आयोग पहले फैसला कर ले, उसके बाद इस तरह का ब्यौरा तय किया जाएगा। अधिकारी ने बताया, इसे मोबाइल, वेबसाइट, ईमेल के जरिए रखा जा सकता है। विचार यह है कि इसकी तेजी से आपूर्ति की जाए और उस तक आसानी से पहुंच हो। कार्ड के छपने और मतदाता तक पहुंचने में समय लगता है। आधार कार्ड, स्थायी लेखा संख्या कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजिटल माध्यम में उपलब्ध है। डिजिटल माध्यम में मतदाता की तस्वीर भी बिल्कुल साफ होगी ताकि आसानी से उसकी पहचान की जा सके। आयोग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग को कोई फैसला करने से पहले इसके सुरक्षा पहलुओं को देखना होगा। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र 1993 में पहली बार लाया गया था और यह पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में और बिगड़ सकते हैं हालात। पंजाब से 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान सिंघू बॉर्डर रवाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से करीब 50,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान रवाना मोगा पहुंचे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह ने कहा कि शुक्रवार को पंजाब के अलग अलग जिलों से लगभग 1200 ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। इन किसानों में फिरोजपुर, फाजिल्का, अबोहर, फरीदकोट और के किसान भी शामिल हैं। किसान अपने साथ ठंड से बचने के लिए तिरपाल, गर्म कपड़े और अगले कई महीनों का राशन भी साथ लेकर निकले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसान की बिहार जैसी हालत करना चाहती है मोदी सरकार। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। राहुल ने लिखा है, किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। वायनाड के सांसद ने चार्ट शेयर किया है, उसमें दावा किया गया है कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की सालाना आमदनी सबसे कम है। राहुल ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि एक कृषक परिवार की कमाई का सालाना औसत 77,124 रुपए है। अगर इसे महीने में बांटे तो यह 6,427 रुपए होता है। दावा किया गया है कि यह मासिक आय महीने के 6,223 रुपए के खर्च की सीमा को बड़ी मुश्किल से पार कर पाता है। ऐसे में किसानों के पास बहुत कम बचत हो पाती है। चार्ट में दिखाया गया है कि पंजाब के किसान की सालाना औसत कमाई 2,16,708 रुपए है। इसके बाद हरियाणा के किसानों
की सालाना औसत कमाई 1,73,208 रुपए है, जबकि बिहार के किसान की सालाना औसत कमाई 42,684 रुपए है, जबकि यूपी के किसान की कमाई 58,944 रुपए है। चार्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के किसानों की औसत कमाई 1,52,196 रुपए, केरल के किसान की 1,42,668 और कर्नाटक के किसान की औसत 1,05,984 रुपए सालाना आय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान संगठन, मनमाने कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा है। शुक्रवार को कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से 3 किसान बिल को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट AP सिंह ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में तीनों कानूनों को असंवैधानिक करार कर रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूनियन ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ये अधिनियम अवैध और मनमाने हैं। इनसे कृषि उत्पादन के संघबद्ध होने और व्यवसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून असंवैधानिक है क्योंकि किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच का दया पर रखा जा रहा है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने रेल रोको आंदोलन भी शुरू करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना जरूरी विचार विमर्श किए ही ये कानून बना दिए हैं। बता दें कि जून में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। सितंबर में इन पर बिल पास कर दिया गया, जिसके बाद जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गए। किसान अध्यादेश लाए जाने के बाद से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाए जाने के बाद इनका विरोध तेज हुआ है। पंजाब में विरोध प्रदर्शन जब सफल नहीं हुआ तो पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के साथ दिल्ली का रुख किया, लेकिन पहले हरियाणा और फिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया है। किसान दिल्ली के कई प्रवेश बिंदुओं पर को जाम करके बैठे हुए हैं। उनकी कानूनों पर 5 राउंड में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार ने उन्हें कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। किसानों ने कानून वापस न लिए जाने की स्थिति में 12 और 14 दिसंबर को इससे भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दबाजी में पारित किया। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली सीमाओं तक सीमित है। यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार की सारी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई है। आज इस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से धरना तोड़ने की अपील की, साथ उन्होंने एक नया सवाल भी खड़ा किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को झटका, कमल है राष्ट्रीय फूल, फिर पार्टी चिन्ह के तौर पर कैसे भाजपा कर रही यूज, हाईकोर्ट ने दागा सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 40 सालों से जिस कमल के चुनाव चिन्ह पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, अब उसके इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कमल को राजनीतिक दल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल को लेकर कुछ समय पहले ही जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें भाजपा पर राष्ट्रीय फूल के चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव के निशान के तौर पर कैसे दे दिया गया। कोर्ट ने भाजपा द्वारा कमल के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर ईसी से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है। हाईकोर्ट में यह मुद्दा भी उठा कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को लोगों के रूप में प्रचारित करने की छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी नेता ने दायर की है जनहित। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर ने लगाई। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह पार्टी लोगों के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार
अधिकार नहीं है। चुनाव चिन्ह चुनाव तक ही सीमित है। पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय प्रत्याशी को देने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह के दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ अन्याय और भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपना प्रचार करने के लिए कोई निशान नहीं मिला होता। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने की। दोनों जजों ने पूछा कि याचिका में यह मुद्दा नहीं उठाया गया है कि चुनाव चिन्ह केवल चुनाव के लिए आवंटित किया जाता है, अन्य कार्य के लिए नहीं। फिर आखिर चुनाव चिन्ह का अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? कोर्ट ने कहा कि साक्षर कई देशों में चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन भारत में चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा जा रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो दूंगा इस्तीफा। हरियाणा की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रहे गतिरोध पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके लिए हमेशा किसान पहले है। चौटाला ने कहा कि अगर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो वे इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले होंगे। मीडिया से बात करते हुए चौटाला ने कहा कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को लिखकर देने को राजी हो गया है। चौटाला ने कहा कि किसान संगठनों की सरकार से लगातार बातचीत जारी है, ऐसे में जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक वे सरकार में हैं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जरूर उठाएंगे और आश्वस्त करेंगे कि किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी मिलती रहे। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की चौटाला मंत्री पद से चिपके हुए हैं, पर दुष्यंत ने कहा कि जब तक वे सत्ता में हैं, तब तक किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने का काम करते रहेंगे। जिस दिन वे ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रह जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने कहा कि वे इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले होंगे। चौटाला ने कहा कि हम किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर बाजरे की फसल खरीद रहे हैं और अधिकारियों को और अधिक फसल खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले। विपक्ष के हमले पर चौटाला ने कहा कि लगता है विपक्ष को सबसे ज्यादा मेरी पड़ी है। किसानों को उनकी फसल का दाम तब तक नहीं मिलता रहेगा जब तक कि उनका कोई प्रतिनिधि सरकार में है। मैं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में हूं। हरियाणा सरकार लगातार केंद्र को लगातार मामले में सलाह देने का काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सरपंच 15 ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कैथल जिले के हल्के कलायत में किसान आंदोलन ने रंग पकड़ लिया है। ये राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी भाजपा किसानों को खुश करने और कृषि कानूनों के विषय में समझाने में असमर्थ रही है। ताजा घटनाक्रम में किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से 14 ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। पद छोड़ने वालों में सरपंच संगठन के प्रधान कर्मवीर कोलेखा भी शामिल हैं। जनप्रतिनिधि गहन मंत्रणा के बाद उपमंडल कार्यालय पहुंचे और एसडीएम कार्यालय अधीक्षक सावित्री देवी के माध्यम से त्याग पत्र सौंपा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस, इस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार में पार्टी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे शक्ति सिंह गोहिल को हार का दोषी बता रही है। खबर है कि जल्द ही बिहार का प्रभार राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जा सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी समेत कई पार्टियों के साथ महागठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि बिहार में खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाएं और रैलियां की थी। बिहार में 243 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वहीं विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 900 किसानों पर कार्रवाई, नहीं मिलेगी सब्सिडी। यहां देखिए सभी जिलों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 900 किसानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब इन किसानों को 3 साल तक कृषि आधारित लाभुक योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, यानी कि 3 साल के लिए इन किसानों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि को रोक दिया गया है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। बिहार सरकार ने पिछले 3 महीने में 900 किसानों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 11 जिलों के किसानों पर सरकार ने यह एक्शन लिया है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के आदेश के बावजूद किसान
धान कटने के बाद खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे मिट्टी को नुकसान के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसे देखते हुए कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले साल से इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जो वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख कारक है। डीबीटी स्थानांतरण के लिए राज्य कृषि विभाग के साथ कुल 1.64 करोड़ किसान पंजीकृत है। बिहार में जिन 900 किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें से सबसे ज्यादा किसान 462 किसान रोहतास जिले के हैं। इसके अलावा कैमूर के 133 और नालंदा के 100 किसान शामिल हैं। आपको बता दें कि रोहतास और कैमूर जिला शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख धान उगाने वाले जिले हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।